गुड आफ्टरनून बेटा। आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके। बस अभी शुरू कर देते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई सबको? करेक्ट। अब मैं भी दिख रहा हूँ स्क्रीन पे। हाँ, हेयर कट, बाल कटवा लिए यार। रीनेम कर देता हूँ मैं। चलो भाई, हम लोग एस टू कर लेते हैं सोल अभी। ठीक है, आ जाओ तो डिस्कशन करते हैं। नालायक सजेशन देने लग रहा, बोले सर ये वाला हेयर कट करवाना था, कोई कह रहा मशरूम हेयर कट करवाना था। गधों। चलो डिस्कशन करते हैं। देखो भाई, करवा देंगे कंस्ट्रेंट ना, वर्क वर्क के मेथड से कंस्ट्रेंट करवा देंगे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, है ना? पहला क्वेश्चन जैसा हम एग्जैक्टली ऑटो में कर चुके हैं। ठीक है, चलो तो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर टू में ये दिया हुआ है हम लोगों को कि यहाँ पे ए बॉक्स ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन। पहला उम्मीद रखता हूँ कर लिया होगा बच्चों ने, हाँ है ना? बहुत सही, गुड। ठीक है। अगला देखो, सेकंड। सेकंड में अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एज शोन इन द फिगर। द प्लेटफॉर्म इज मेड टू मूव in direction 30 degree above the horizontal with an acceleration a so that the contact force between this and this the magnitude कर लिया होगा। करेक्ट। ये तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ये कह रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म ये इस तरफ जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? फटाक से हम कहेंगे सर इस प्लेटफॉर्म का एक एक्सेलरेशन ऊपर है, एक साइड की तरफ है। ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन हो गया? a sin 30 हो गया ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे ही a sin 30 एक्सेलरेशन हुआ, इस m का एफबीडी बना दो। इस m का एफबीडी बनाऊं तो मैं क्या कहूंगा? ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? a sin 30। आई होप कि उन्होंने एन की वैल्यू दी हुई, आपका आंसर आ जाएगा। हमें ओरिजेंटल डायरेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि जो अपना नॉर्मल है ओरिजेंटल डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, फिर तीसरा। तीसरे में क्या दिया हुआ? टू मैन ऑफ मासेज m1 एंड m2 होल्ड ऑन द opposite ends of a rope passing over a frictionless pulley. The man m1 climbs up the rope with an acceleration। देखो बेटा, अभी ध्यान से देखना है। जैसे याद उस दिन मैंने आपको बताया था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन के अंदर अपने आप इंफॉर्मेशन देगा। तो जैसे इन्होंने देखो दी हुई है क्या? द मैन m1 क्लाइम्स अप द रोप विद एन एक्सेलरेशन दिस रिलेटिव टू द रोप। तो पहले काम हम ऐसा कर लेते हैं कि m1 का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि बेटा सेम रस्सी है ये थ्रू आउट। ठीक है, यहां से इसने जहां से पकड़ी और इसने यहां से पकड़ी हुई है। ठीक है, तो इस एंड से लेकर यहां तक
क्योंकि जितनी ये ताकत लगाएगा एग्जैक्टली उतनी की उतनी ताकत ही यहाँ पे दिखेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच में टेंशन क्या रहेगी, यहां से लेके यहां तक की रस्सी में सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अरे सर आपने तो कहा था ना रस्सी को पकड़ लेता है टेंशन बदल जाती है। वो बेटा ये बंदे के नीचे एक और बंदा अगर लटका रहता है ऐसे, तब इस जगह में इस जगह में टेंशन अलग अलग होती। समझ में आया? ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो ये तो सेम है, तो इसमें थोड़ी ना टेंशन अलग होगी। ठीक है, हाँ दोनों को सेम ही ताकत लगानी पड़ेगी ऑटोमेटिकली। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों सेम ही ताकत लगाएं। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों को ताकत सेम ही लगानी पड़ेगी रस्सी में। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। एक्चुअली समझो होता क्या है, वो होता ये है कि जितनी जो एक ताकत लगाएगा ना और जो दूसरा लगाएगा, वो रस्सी में इस तरीके से एडजस्टमेंट होगा कि अपने आप जो उनके ऊपर लगने वाली टेंशन है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई अभी हम यहाँ पे इससे आगे चलते हैं, एक और एफबीडी बना लेते हैं कि यहाँ पे एक बंदा है और इस तरफ दूसरा बंदा है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, इस पे टेंशन टी लगी, नीचे की तरफ इसका M1G लगा, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन टी लगी, नीचे की तरफ इसका M2G लगा। अब तो मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 और इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2, क्या दिक्कत है? क्योंकि जब हमें पता ही है कि भाई A1 A2 जो दोनों है वो हमें कंस्ट्रेंट से ही निकालने हैं, मतलब कि रिलेशन से निकालने, रिलेटिव के से, तो क्या दिक्कत है, मान लेते हैं अलग अलग। ठीक है, एक ही तरफ मान लेते हैं। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कहता जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द मैन M1 क्लाइम्स अप द रोप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटिव टू द रोप। ठीक है, तो इसका मतलब जो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू द रोप है। ठीक है, अब अगली चीज पे चलते हैं। क्या, द मैन M2 क्लाइम्स अप द रोप विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द रोप। इन्होंने भी रिलेटिव टू द रोप दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही दोनों को रिलेटिव टू द रोप दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, हम एक सिंपल सी बात कहेंगे इसके अंदर, क्या कि सर आप तो इस तरीके से इसमें ऐसा कर लो कि भाई देखो सर टेंशन तो रोप में है एंड सो फोर्स बराबर होगी जो फोर्स एग्जर्ट करेगा। हाँ देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ सिंपल से, इसको इस तरीके से समझना। मान लो कि एक रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है, मान लो कि एक रस्सी पड़ी हुई है सिंपल सी, आप उसको पकड़ के एकदम से ऐसे खींचा, तो उस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? समझ में आया कि एक्चुअली में बेटा जो ये सिचुएशंस है ना, ये सिचुएशंस आइडियलिस्टिक सिचुएशंस हैं। आइडियलिस्टिक सिचुएशन जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कि वहां पे मास टेंड्स टू जीरो माना गया। ठीक है, लेकिन हमारी रियल लाइफ में जो हमें फील आती है वो रियल चीजों की फील आती है। हम जब एक रस्सी को पकड़ के ऐसे खींचते तो उस रस्सी में टेंशन आती है। अगर वो रस्सी का मास जीरो होता तो उसका इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होता। समझ में आया आपको? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होता, जो हमारे हाथ का भी इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होता उसके साथ ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया? तो जो हमारी फील है ना, हमें लगता है कि जो हमें फील आने लग रही है वो एग्जैक्टली सिचुएशन में होना चाहिए। तो हम लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं, हम लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये बंदा एक ताकत लगाने लग रहा है तो वो रस्सी में टेंशन के बराबर कैसे होने लग गई? वो इस तरीके से होने लग रही है। आप सिंपल सा रस्सी के एक छोटे से हिस्से का एफबीडी बनाओ। ये मैंने पिछली बार भी सिखाया था आपको, रस्सी के एक छोटे से हिस्से का एफबीडी ऐसे बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदे ने फोर्स लगाई, लेटर से इसने एफ फोर्स नीचे की तरफ लगाई। ठीक, और अब जो ये रस्सी है, ये रस्सी में जो टेंशन है लेटर से ऊपर की तरफ टी है। अब आप देखो रस्सी का मास है नहीं, अगर रस्सी का मास नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, दिस टी शुड बिकम इक्वल टू एफ। ठीक है भाई, जिसका भी डाउट है, तो ये सिचुएशन हो जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं कि सर ये दोनों जो इंफॉर्मेशन उनको कैसे यूज करें। इनको यूज करना बहुत ही सिंपल। कैसे? आप तो किसी एक तरफ से मान लो कि जैसे कि लेटस से यहां से रस्सी ऊपर जा रही, क्योंकि देखो भाई कोई खींच रहा होगा, है ना,
कोई खींच रहा होगा, किसी की तरफ रस्सी जा रही होगी, किसी की तरफ रस्सी नीचे आ रही होगी, ये सारी चीजें हो रही होंगी, ठीक है। तो हमने तो मान लिया, हमने क्या मान लिया कि भाई रस्सी इस तरफ से ऊपर जा रही है तो इस तरफ से नीचे आएगी, ठीक है। अगर इस तरफ से रस्सी ऊपर जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ए आर, तो यहां पे भी नीचे आती हुई रस्सी का एक्सेलरेशन ए आर हो जाएगा, करेक्ट। एक एंड ऊपर गया तो दूसरा एंड नीचे आया। अब क्या करो, अब देखो इस बंदे के लिए ये जो है M1 जो है, M1 को क्या दिखेगा, M1 का एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटिव टू द रोप, और रोप का खुद का कितना है ए आर ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब जो ये M1 है, M1 का नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए आर प्लस 1.2 ऊपर की तरफ। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए आर प्लस 1.2 ऊपर की तरफ। क्लियर है सबको, है ना, सिंपल सी लैंग्वेज है। अब उसके बाद इस पे आ जाए, इस पे क्या कहा गया, इस पे कहा गया है कि भाई बंदे का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटिव टू द रोप ऊपर की तरफ। अब देखो ये बात मारदम आपको बताते हुए फिर बता दे रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रोप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप का वेक्टर सम हमें एक्सेलरेशन ऑफ मैन दे देता है, करेक्ट। इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट कर दो आप, तो एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रोप हो गया 2, ऊपर की तरफ है तो +2 लिख दो, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ रोप किस तरफ है, नीचे की तरफ, ये होगा -AR, तो इसकी वैल्यू होगी 2 -AR। आई होप कि अभी आप दोनों की वैल्यूज पुट करके इनका आंसर फटाफट निकाल सकते हो। अब उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है, दो दो इक्वेशन है, दो अननोन, ठीक है। फोर्थ, द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इनिशियल इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सब बताया हुआ है। एवरी एक्शन हैज बीन टेकन इंडिविजुअली व्हेन द सिस्टम इज इंटैक्ट, और फाइंड द डायरेक्शन, सूडो फोर्स क्यों आएंगे, हम तो ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं ना, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन and the magnitude of the acceleration of the block after each action of the following has been taken। देखो भाई सिंपल सी बात है, जो मैंने बात बताई थी वो अगर आपको ध्यान है तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, आप फटाफट से करते जाओगे। सबसे पहला काम करो, टेंशन निकाल दो फटाफट से। ये है 2m और बाकी के सब है m के, तो ये है 2m, बाकी के सब है m के, ठीक है। जो मैंने बोला है उतना करो, आप अपने आप आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद अगले में क्या कहने लग रहा है कि सबसे पहले लेट अस स्प्रिंग 1 इज कट, तो इसको कट किया उन्होंने। इसको कट करते ही हम क्या कहेंगे कि सर आपने हमें एक बात सिखाई थी क्या, कि जिसमें जो वैल्यू है वो उतनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी स्प्रिंग के केस में। तो यहाँ पे स्प्रिंग में टेंशन कितनी थी, mg, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन में चेंज नहीं आएगा, एज इट इज mg रहेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0, क्योंकि इसके ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स में कोई बदलाव नहीं आया, चुपचाप बैठा रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब बचे क्या, ये क्या मैं कह सकता हूं कि सर स्ट्रिंग सीधा कर मेथड लगा देंगे फटाक से, क्योंकि स्ट्रिंग सीधा कर मेथड लगाने से फायदा क्या हो जाएगा कि हम इनको इकट्ठा से एक सिस्टम मान के सोल्व कर देंगे, हाँ या ना। ये कैसे बनता दिखेगा डायग्राम, भाई ये स्प्रिंग तो कट गई, नीचे इसका mg रहेगा बस, उसके अलावा तो कुछ रहेगा नहीं, तो क्या डायग्राम बना सकता हूं मैं बना सकता हूं, देखो कुछ इस तरीके से, इन दोनों को c और d, क्योंकि वो भी दोनों एक ही साथ हैं, करेक्ट, उन दोनों को भी इकट्ठा मान लो, खत्म करो, कितना हो गया टोटल, ये सी और डी मिला के कितने हो गए 2mg के, ठीक है। तो सी और डी को एक साथ कर दिया, तो सी और डी का 2mg लगा इस तरफ, इस पे पीछे की तरफ लगा mg, और सी और डी पे एक स्प्रिंग की भी फोर्स लग रही है जो आगे की तरफ है, कितनी, mg। खत्म, खेल खत्म, आंसर आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेल आगे आ गया 3mg, पीछे आया mg, कैंसिल हुआ तो कितना आया 2mg, 2mg डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया 3m, खत्म, 2g/3 आ गया एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? जो मैंने स्टेप्स बोले थे उनको फॉलो करते जाओ, कभी नहीं फंसोगे, जल्दी जल्दी होती जाएंगी चीजें, ठीक है। किसी को भी करना है वो की वो चीज लगाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। फिफ्थ,
द ब्लॉक्स आर ऑफ मास 2 kg shown in the equilibrium, ठीक है, at t is equals to 0, right spring in the figure and the right string in the figure 2 breaks, find the instantaneous। ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, ये एक्चुअली में सर्कुलर मोशन में ये क्वेश्चन को डालना चाहिए था, यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन कोई नहीं, हम अपनी जो अभी की नॉलेज है उसी से भी समझ सकते हैं। देखो क्या, जैसे कि उन्होंने कहा कि राइट स्ट्रिंग और स्प्रिंग को कट कर दिया, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब आप देखो इसके साथ बेटा कनेक्शन किस किस का था, इस पे 2G नीचे की तरफ था, इस तरफ एक स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग में कुछ टेंशन थी, लेटर से टी, टी ऐसे थी, और दूसरी में भी सिमेट्री के कारण उतनी टेंशन होगी, कॉमन सेंस करेक्ट, क्योंकि ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री, तो एक ही जैसे दिख रहे, तो दोनों में टेंशन सेम रहेगी, टी और टी, ठीक है। अब देखो आपने क्या कि आपने कहा सर ये 37 डिग्री था, ये हो गया 53 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 2t cos 53 इज इक्वल्स टू 2g। cos 53 कितना रहता भाई, 3/5, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 5g/3, ठीक है, जो भी वैल्यू आई 5g/3, तो ये जैसे वैल्यू आई 5g/3, ठीक है, सिमेट्री उसका आंसर, और कोई आंसर नहीं उसका, ठीक है। अगर ये एंगल अलग अलग होते तो फिर हम क्या कहते कि अलग अलग टेंशन हो जाती, ठीक है। अब देखो टेंशन की वैल्यू होगी 5g/3, अब जैसे ही टेंशन की वैल्यू हुई 5g/3, अब हम कहेंगे अगली बात, वो क्या, हम कहेंगे कि देखो कि भाई आपने सर एक बात बताई थी क्या, कि जिसको कट करोगे उसकी वैल्यू खत्म, हाँ या ना, जिसको कट करोगे उसकी वैल्यू खत्म, तो इसको कट के इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अब डायग्राम में क्या दिखेगा, बस ये, हाँ या ना, अब डायग्राम में एक टेंशन दिखेगा, नीचे की तरफ का 2G दिखेगा, और ये टेंशन की वैल्यू तो बदल नहीं सकती, क्योंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग में वैल्यू सडनली चेंज होती ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि सर अपने पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर ये दो फोर्स लगने लग रही है, इस तरफ 5g/3 और नीचे की तरफ 2g, हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल सा क्या कर सकते हैं, सिंपल से कंपोनेंट बना दो, एक्स और वाई डायरेक्शन का लो, करेक्ट। अब क्या कहोगे कि सर t cos 53, ऊपर की तरफ का 53 है, 37 हो गया, t cos 37 डिवाइडेड बाय मास मुझे x कंपोनेंट दे देगा, एंड t cos 53 ऊपर की तरफ है, नीचे 2g है, इन दोनों का जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय मास हमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे देगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसका एक्स और वाई डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो कुछ नहीं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना। ये क्वेश्चन आसान था, क्लियर है, इसमें फंसोगे आप लोग, क्योंकि इसमें हमें अभी तक वो चीज नहीं पता है कि हम सोचे कैसे, तो ध्यान से देखना इसको कैसे समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो क्या, वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा सॉल्यूशन अभी तक, तो ई सॉल्यूशन ऐप पे, लेकिन फिर भी समझो, देखो क्या बेटा, जैसे मैंने इस रस्सी को काटा, तो मैं कहूंगा कि इसमें टेंशन टी है, नीचे की तरफ 2G है, पिछले वाले केस में तो फायदा ये था कि ये टेंशन बदली नहीं थी, है ना, लेकिन इसमें तो ये टेंशन भी बदल सकती है। अगर ये टेंशन भी बदल सकती है तो मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा, ठीक है। उसके लिए हम एक लॉजिक लगाते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं, ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि सर ये जो रस्सी है भाई, ये रस्सी कटेगी जब भी, ये रस्सी तो रहेगी टाइट ही, आया ना, कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो आप। और आपको क्या लग रहा है ये ब्लॉक छूटते कैसा पाथ करेगा, सोच के बताओ। नहीं, सर्कुलर, ये ब्लॉक करेगा बेटा सर्कुलर पाथ। कैसे, क्योंकि देखो हमें पता है कि सर ये जो पॉइंट है ये फिक्स है, ये रस्सी की भी लेंथ फिक्स है, तो इसका मतलब कि सर इस ब्लॉक को
इस पॉइंट से जोड़ने के लिए रस्सी है और रस्सी की लेंथ है फिक्स। तो अगर रस्सी की लेंथ है फिक्स तो क्या हम कहते हैं कि सर इस पॉइंट से जो दूरी इस ब्लॉक की बदल ही नहीं सकती। तो जैसे ये छूटेगा तो ये कुछ इस तरीके के पाथ में चलने लगेगा। समझ में आया? जो कि आप जिसको अपनी इमोशन में आके पेंडुलम भी बोल देते हो, जो भी बोल देते हो, ये पाथ कौन सा रहेगा? सर्कुलर। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि सर रस्सी की उस पॉइंट से जो बंधी हुई है वहां तक की जो दूरी सेम है। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ है ये। ठीक है, अब बेटा समझो इस चीज को कि इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग इसका एक्चुअली एक्सेलरेशन 0 रहता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन रहता है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और ओमेगा रहता है एंगुलर स्पीड। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो कहीं पे अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला चैप्टर यही पढ़ाएगा मैं। तो ये क्या है? ये है एंगुलर स्पीड। तो इस डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन रह सकता था, लेकिन इस डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यहां से जस्ट छूटा है। तो अगर जस्ट छूटा है तो इसकी स्पीड 0 है, स्पीड 0 होने के कारण इसकी एंगुलर स्पीड भी 0 है, जिस कारण से ये एक्सेलरेशन 0 है। किस तरफ? इस लाइन के अलोंग। लेकिन दूसरी लाइन के अलोंग जरूर इसका एक्सेलरेशन है। वो कौन सी लाइन है? वो है ये लाइन, परपेंडिकुलर। क्योंकि आप देखोगे तो बेटा देखो, टी का एक कॉम्पोनेंट, टी इस तरफ है, mg नीचे की तरफ था। mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बन गया, ये 37 था, ये कितना हो जाएगा? 53। तो ये हो जाएगा 2g cos 53 इस तरफ, और ये हो जाएगा 2g sin 53। अब आप देखो कि इसने, जो ये टेंशन थी, इसने इस 2g cos 53 को तो बैलेंस कर दिया। ठीक है, लेकिन किस तरफ को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है इसके लिए। इस 2g sin 53 को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। तो हम कहेंगे कि सर जो ये 2g sin 53 है, ये कारण बनेगा किसके? ब्लॉक के एक्सेलरेशन का। तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? डायरेक्टली 2g sin 53 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g sin 53 आंसर हो गया। ठीक है, तो g sin 53 इज आवर आंसर। और इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 क्यों है, तो वो अभी हम सर्कुलर मोशन में चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, 2-3 क्लास के बाद की बात है। 6, a 2 kg block A is attached to the one end of a light string that passes over a smooth pulley, and a 1 kg block B slides down the other part of the string with an acceleration this with respect to the string. Find the acceleration of the block, acceleration of the sleeve, and the tension in the string. एक बात समझो, देखो बेटा, अगर मान लो कि जो स्लीव है ये एकदम फ्रिक्शनलेस होती, तो बताओ स्लीव का भी और ब्लॉक का भी सबका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए था? जी, सिंपल सी बात है ना, डायरेक्टली सब कुछ नीचे की तरफ गिरता, ये स्लीव इस तरफ जी से गिरती, और जो ये ब्लॉक है ये भी नीचे की तरफ जी से गिरता। ठीक है, अगर ये भी नीचे जी से गिरता तो यहाँ की जो रस्सी है वो ऊपर जी से जाती। भाई रस्सी तो ब्लॉक के साथ ही चलेगी ना, ब्लॉक से तो बंधी हुई है। तो हम क्या कहते हैं कि ये अगर नीचे जी से गिरता तो रस्सी जी से नीचे आती इस तरफ, और इस तरफ जी से ऊपर की तरफ जाती, और ये जी से नीचे गिरता, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाता? स्लीव का और उसका 2g। नमूनो समझ में आया? स्लीव नीचे आ रही है जी से और रस्सी ऊपर जा रही है जी से, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है 2g। ठीक है, लेकिन यहां पे उन्होंने रस्सी और स्लीव के बीच का कितना रिलेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ? 5। सो इसका मतलब क्या निकल के आया?
इसका मतलब ये निकल के आया कि सर पक्का पक्का जो रस्सी है और जो बी है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन टाइप की फोर्स लग रही है। करेक्ट, क्योंकि जो फ्रिक्शन टाइप की फोर्स रहेगी वो ही टेंशन जनरेट करेगी ए के अंदर। अब देखते हैं कैसे। देखो, जैसे मान लो आप तो इस स्लीव को इस तरीके से मान लो कि भाई मान लो आप हो, ठीक है, आप रस्सी पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ गए और अब आपने क्या किया, अपने अपने हाथों को हल्का सा लूज कर दिया, तो क्या होने लगेगा? आपको पता है ना, अगर आप कभी भी रस्सी पे ऐसे स्लिप करते नीचे की तरफ तो भूल के भी ये मत कर देना, आपके जो हाथ हैं पूरे के पूरे जल जाएंगे, इतनी हीट जनरेट होती है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ गिर के आओगे। पता है ना आपको ये बात? ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो करके देख लेना। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपने उसको ऐसे पकड़ा है और जब आप उसको हल्का सा छोड़ देते हो, वो पूरा नहीं छोड़ते, छोड़ो तो पूरा ही छोड़ देना, जी से तो गिरोगे कम से कम, है ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पाव ही तो टूटेगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने हाथ पकड़ के कोशिश की तो ये पूरे का पूरा हाथ जल जाएगा, इतनी तेज हीट जनरेट होती है वहां पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि इसका मतलब कि सर वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। अब फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन बेटा रस्सी पे भी लगा है, नहीं? तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो ए है, ए का एफबीडी, ए का एफबीडी मैंने बनाया नीचे की तरफ 2G, ऊपर की तरफ टेंशन। ठीक है, अब यहां पे चलो बी पे, बी का एफबीडी मैंने बनाया, बी पे नीचे की तरफ बी का एमजी, दैट इज 1G। बी पे ऊपर की तरफ मैंने दिखा दिया फ्रिक्शन। अभी देखना, वो ही जो मैं आपको बहुत बड़ी एफबीडी समझा चुका हूं वो की वो चीज करूंगा। मैंने इस बीड के ऊपर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन दिखा दिया, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, अगर वो नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा उसमें। अब रस्सी का एफबीडी में बनाता हूं ये। अगर बेटा मैं रस्सी का एफबीडी बनाऊं तो ये जो फ्रिक्शन इस बीड पे या जो भी ये है स्लीव है इस पे ऊपर की तरफ लगा था, तो रस्सी पे कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। आया ना? और रस्सी का बचा हुआ हिस्सा इस हिस्से को ऊपर की तरफ खींचेगा कितनी टेंशन से, टी से। करेक्ट। अब आप ये बताओ बच्चों कि ये तो मासलेस है, तो अगर मासलेस है तो क्या होना चाहिए, टी इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, क्लियर सबको? तो आप कैलकुलेशन करते टाइम डायरेक्टली यहाँ पे एफ की जगह टी रख के कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देख लो कि एक्सेलरेशन किसका किस तरफ है, ध्यान से समझना। लेटर से जो ये ए है, ए का एक्सेलरेशन मैंने नीचे मान लिया A1। तो बेटा यहाँ की जो रस्सी है, लेफ्ट हैंड साइड की रस्सी, वो भी नीचे A1 से आएगी। क्लियर है सबको कि ये रस्सी भी A1 से नीचे आएगी क्योंकि ब्लॉक के साथ बंधी हुई। तो इस तरफ जहां पे स्लीव है उस तरफ वो रस्सी किस तरफ जाएगी, ऊपर। क्लियर? वहां पे रस्सी कहां जाएगी, ऊपर। अगर वहां पे रस्सी जाएगी ऊपर की तरफ तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि सर जो ये स्लीव है, इस स्लीव के सामने रस्सी ऊपर की तरफ जा रही है, तो मतलब कि रस्सी का भी एक्सेलरेशन कितना, A1। क्योंकि भाई जो ब्लॉक नीचे आया A1 से तो उस तरफ से रस्सी ऊपर जाएगी A1 से। करेक्ट। अब क्वेश्चन खत्म, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग 5 आ रहा है किस तरफ, नीचे की तरफ। तो मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 should be equal to acceleration of 2 with respect to the rope plus acceleration of rope। सबको वेक्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिख दूं? नहीं, देखो तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू द रोप, देखो कितना लिखा हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, है ना? देखो क्लियरली लिखा है, बी स्लाइड्स डाउन द अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि सर 5 नीचे की तरफ,
तो चलो मैं पहले ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसको नेगेटिव माना थी, कितना बना 5। ए आर वो हो गया A1 के बराबर, वहां से रस्सी ऊपर की तरफ जा रही थी A1 से। क्लियर? हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ये हो गया A2। अब ध्यान रहे कि बेटा अगर आप इसको एज इट इज यूज करना चाहते हो तो A2 किस तरफ दिखाना चाहिए आपको? ऊपर। बहुत सही, समझ में आ गया। अगर आप इस चीज को एज इट इज यूज करना चाहते हो तो आपको A2 यहां पे ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा। कारण क्या है उसका? उसका कारण आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमने जब ये A2 विद रिस्पेक्ट टू R और AR जब ये दोनों लिखे हैं तो हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। तो -5 प्लस A1 की वैल्यू आई। ठीक है, अब कुछ नहीं, इस वैल्यू को उठा के डायरेक्टली यहां पे रखना, T-1 जी, ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, अपना आंसर। ठीक है भाई। The coefficient of static and kinetic friction between the two blocks and also between the lower block and the ground is this and this. ठीक है। Find the value of T applied on the lower block at which the upper block begins to slip relative to the lower block. बताओ भाई, क्या हमने इसका लॉजिक सीखा हुआ है? सिंपल सा हमने ये सीखा हुआ है कि सर हमें टी की वो वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू पे ऊपर वाला इसके साथ स्लिप करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, अब एक बात सुनो ध्यान से। पहली चीज तो ये बेटा कि जब ऊपर वाला स्लिप होने के लिए तैयार होगा उस टाइम तक ये पूरा सिस्टम चल रहा होगा कि रुका होगा? उस मोमेंट पे ध्यान से, रैंडम जवाब मत दो। चल रहा होगा यार, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर वाला रखे रखे निचले ब्लॉक पे कैसे स्लिप कर सकता है? कॉमन सेंस नहीं भाई। ऊपर वाला ब्लॉक निचला ब्लॉक अगर चलने ही नहीं लगा है तो उसके साथ स्लिप कैसे कर सकता है? समझ में है भाई? ऊपर वाले ब्लॉक के पास कुछ तो वो है ना। स्लिपिंग कब होती है दोनों ब्लॉक्स के बीच में? बताओ, मैंने एक लाइन बताई हुई है। स्लिपिंग कब होती है दोनों ब्लॉक्स के बीच में? दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग जब ये होती है जब ऊपर वाला कह दे कि भाई मैं अपनी अभी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा एक्सेलरेशन से नहीं चल पाऊंगा। समझ में आया? उस मूवमेंट से अगले मूवमेंट पे स्लिपिंग होने के लिए स्लिपिंग होनी तैयार हो जाती है। मतलब कि पूरे सिस्टम का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है एक साथ चलने का, वो कौन डिसाइड करता है? पूरे सिस्टम का एक साथ चलने का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है? ऊपर वाला ब्लॉक। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर ये ऑलरेडी पहले तो एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो पहले एक साथ इनको चलाओ। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये पहले दोनों एक साथ चलने लग रहे हैं तो उस टाइम पे ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन कैसा लगेगा? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक, सिंपल सी बात है। लेकिन उन दोनों के बीच में कौन सा? हाँ, क्लियर हो गया सबको? डन, समझ में आई ये बात कि सर जब हम वो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे जब ऊपर वाले ब्लॉक और निचले वाले ब्लॉक में स्लिपिंग की तैयारी होगी, तो उस टाइम के लिए 2 kg जो ऊपर वाला ब्लॉक है इस पे आगे की तरफ एफ एस मैक्स दिखाएंगे, ये हमें देगा ए मैक्स की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि बेटा उन्होंने कहा है कि द वैल्यू ऑफ टेंशन टी अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक एट विच द अपर ब्लॉक बिगिंस टू स्लिप। बिगिंस टू स्लिप, बिगिंस टू स्लिप का क्या मतलब है कि पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम करो, उसके बाद स्लिपिंग होगी और उसके बाद काइनेटिक भी लगेगा। ठीक है, जैसे ही जो अभी हम यहां से वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू से जो टेंशन की वैल्यू आएगी, अगर आप उस टेंशन की वैल्यू को और थोड़ा सा बढ़ा देते हो तो क्या होगा? उस टेंशन की वैल्यू को आप जैसे और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो बच्चों इन दोनों के बीच में भी कैसा फ्रिक्शन लगने लग जाएगा? काइनेटिक। समझ में आ गया? लेकिन इस इंस्टेंट पे कैलकुलेशन करने के लिए हमें कौन सा ही लेना है?
स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्योंकि बेटा जब तक स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू ओवरकम नहीं होगी तब तक काइनेटिक नहीं लगेगा। काइनेटिक तो जब लगने लगेगा जब स्टैटिक की ओवरकम होगी वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो हमें एक बात समझनी है कि सर ओवरकम करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को पहले ओवरकम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखो तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ए मैक्स है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आगे की तरफ ए मैक्स है, उस टाइम पे एफ एस मैक्स ले लिया। एफ एस मैक्स बहुत आसान है, 0.6 इंटू जो नॉर्मल मुझे दिख रहा है वो कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ का एफ एस मैक्स हो गया 12, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया ए मैक्स 6। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम 6 के एक्सेलरेशन तक एक साथ चल सकता है। खत्म, उसके लिए टी की वैल्यू निकाल दो। कितना आ गया बेटा, ये 4 हो गया टोटल मास। पीछे की तरफ तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा अभी, करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि सर अभी तो स्लिपिंग होने लग रही है। तो 0.4 इंटू 40 दैट मेक्स इट 16, और आगे की तरफ लग गया टी, तो टी माइनस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। ठीक, 24 से 40 के आसपास वैल्यू आ जाएगी शायद। 8, in the figure masses m1 m2 and m are this, the coefficient of friction between m and ground is 0। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। the coefficient of friction between m1 and m and between किसी को ये तो नहीं लग रहा कि भाई ना क्वेश्चन नंबर 8 वापिस से एनएलएम वाला आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एनएलएम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में याद है पहले भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा, लेकिन उसमें फ्रिक्शन नहीं था कहीं पे भी, है ना, इसमें फ्रिक्शन है। ये जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये शायद सन 2002 में या सन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आईआईटी में आया हुआ है। देखो भाई, तो अभी हम इसमें क्या कहेंगे, देखो सबसे पहला आप सोचो आईआईटी ने कितना आसान क्वेश्चन बनाया। ड्रॉ एफबीडी। ठीक है, ये जब का पेपर है जब लिखित में आता था, और बच्चे इसको भी गलत कराते थे। देखो तो यहाँ पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं इसका, अभी टेंशन मत लेना, अगला जो इसका क्वेश्चन है, अगर ये टोटल 10 नंबर का था तो पहला 2 नंबर का था, अगला 8 नंबर का है। कई बार बच्चों को लगता बुला रहे वाह यार वाह। ठीक है, वाह भाई वाह नहीं, फ्री के नंबर कोई नहीं देता। ठीक है, देखो तो यहाँ पे अगर हम देखें मास m है, इस पे आगे की तरफ फोर्स F लगी है। मैं ये स्पेशली इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली निचले वाला ही सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एफबीडी बना रहा हूँ मैं। अब देखो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे सर आपने हमें सिखाया कि जो ये पुली इस पे लगी हुई है वो पुली डायरेक्टली इसी का हिस्सा है, तो उनको एज इट इज एफबीडी में दिखा दो। तो देखो ये जो रस्सी है, ये रस्सी की टेंशन टी इस तरफ, इस रस्सी की टेंशन यहाँ पे टी नीचे की तरफ, इस पे टी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे टी पीछे की तरफ। क्लियर, ये लोग हम लोग कर चुके हैं इस चीज को, याद है आपको। हाँ, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल आउट, तो जो m है, m का एफबीडी बस इतना, मतलब कि एफबीडी में और भी चीज है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ mg है। ठीक है, ये तो है अभी तक का एफबीडी। अब देखो कि बेटा यहां पे फ्रिक्शन है, करेक्ट, m1 और बड़े m के बीच में फ्रिक्शन है, क्योंकि देखो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कैपिटल M एंड ग्राउंड इज 0। यहां का फ्रिक्शन 0 है, लेकिन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m एंड m2 एंड ग्राउंड, m2 और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है, m1 और इसके बीच में भी फ्रिक्शन है। अब हम क्या कहेंगे, सर फ्रिक्शन और है, क्योंकि देखो ये फोर्सेस ने तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया, ये तो बड़ी आसानी से कैंसिल हो गई, ये टी से टी, ये टी से टी, ये सब खत्म हो गया। लेकिन किसने परेशान करेगा भी, यहाँ का फ्रिक्शन। अब आप सोचो, देखो ध्यान से समझना बेटा, जब ये एफ से आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये वेज, ये ब्लॉक, तो हम क्या कहेंगे कि सर जो ऊपर का M1 है, M1 इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा ऐसे। ठीक है,
M1 इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर M1 पे लगाएगा किस तरफ, आगे, और M1 पे क्या लगेगा, पीछे की तरफ टेंशन, और तो कुछ लगने से रहा। और M2 पे क्या लगेगा, M2 पे देखो, M2 पे लगेगा बेटा आगे की तरफ टेंशन और पीछे की तरफ F2। मैं इस फ्रिक्शन को F1 नाम दे देता हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब सुनो, गेम शुरू होता है यहां से, पूरे का पूरा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं था, एफबीडी आप लोगों ने बना लिया होगा, पीछे चेक कर दिया होगा। अब देखो अगला क्या है, अगला ये है कि लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M बी F1। बहुत अच्छी बात है, मैंने भी F1 लिखा है। एंड बिटवीन M2 एंड ग्राउंड बी F2, बिल्कुल सही, मैंने बिना देखे लिखा था। देख IIT वालों की सोच मैच करती है सबकी। अब फॉर अ पर्टिकुलर F it is found that F1 is equals to 2F2। अब समझो, देखो उन्होंने बोला है कि F1 is equals to 2F2 है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ F। इस F की कोई भी एक वैल्यू है जिसके लिए इन दोनों F1 और F2 के बीच में रिलेशन है। फाइंड F1 F2, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल मासेस, फाइंड F टेंशन। देखो अब समझो इस चीज को, ध्यान से देखना। क्या बेटा, F1 और F2 पे अभी हमें ये एनालाइज करना है सबसे पहले कि सर क्या तो दोनों स्टैटिक हो सकते हैं, या दोनों काइनेटिक हो सकते हैं, या एक स्टैटिक एक काइनेटिक हो सकता है। समझ में आ गया? बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है बेटा। ये M पे जो टेंशन थी कैंसिल आउट तो हो गई, दिखाए तो रखी है। ठीक है, तो अब देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अब इस चीज को समझते हैं हम क्या कहेंगे कि सर आप तो कॉम्बिनेशन लेने लगो, पहले अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि M1 के नीचे है F1 फ्रिक्शन, तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। F1 की मैक्सिमम वैल्यू, F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, M1 का मास लेंगे दैट इज 20 इंटू 10, और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। बेटे कितना बन गया बताएगा कोई मुझे, 60 न्यूटन। और F2 मैक्स कितना बन गया, F2 है M2 का, M2 है 5 किलो का, बस 50-15। ठीक है, अब देखो कि यहां पे अगर हम देखें तो भाई मेरे पास बेटा एक F1 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, एक F2 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब एक बात सुनो ध्यान से, बताओ मुझे क्या, कि सर F1 इज इक्वल्स टू 2F2। ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं है एक साथ। करेक्ट, क्योंकि दोनों की एक साथ मैक्सिमम वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि F2 की मैक्सिमम वैल्यू है 15 और F1 की मैक्सिमम वैल्यू है 60। करेक्ट, तो हम क्या कहेंगे, सर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक साथ तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये 15 है तो दूसरा 30 होता तो कर जाती, लेकिन अभी तो नहीं कर सकती। तो पहला केस तो खत्म, क्या कि बोथ आर काइनेटिक, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगली पॉसिबिलिटी ये है कि सर बोथ आर स्टैटिक। अब ये संभव है, समझ में आया भाई, बोथ आर स्टैटिक, ये चीज संभव है। क्लियर है सबको, है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को भी कि बोथ आर स्टैटिक, क्योंकि बोथ आर स्टैटिक में ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों की वैल्यू कम हो, मल्टीप्लाई होके आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी गेम क्या है, गेम ये है कि अगर M2 और M1 दोनों स्टैटिक है, ध्यान से समझना, ध्यान से, अगर M2 और M1 दोनों स्टैटिक हैं तो एक एक को पकड़ के चलते हैं। ध्यान से देखो कि भाई M2 अगर रुका हुआ है तो मतलब T इज इक्वल्स टू F2। सुनो ध्यान से, एक्सप्लेनेशन क्लियर है?
अगर दोनों स्टैटिक है तो M2 तो ग्राउंड पे रखा है तो M2 भी रुका रहेगा, करेक्ट। तो T इज इक्वल्स टू F2, हम कहेंगे हाँ ठीक है T इज इक्वल्स टू F2। तो ये अगर रुका है तो क्या मैं कह दूं M1 को भी रुके रहना पड़ेगा? अगर M1 को भी रुके रहना पड़ेगा तो M को भी रुके रहना पड़ेगा, क्योंकि M1 अगर M के साथ चलता, अगर M1 M के साथ चलता तो M2 खिसकने लग जाता आगे की तरफ। ये चीज क्लियर है ना सबको? ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है अभी, ये कॉमन सेंस की चीज है कि भाई अगर M1 M2 के साथ चिपक चुका है तो बेटा फिर M2 अगर M1 M के साथ आगे चलता तो ऑटोमेटिकली F2 उसके साथ साथ आगे की तरफ चलता। क्लियर है? आ गया समझ में? तो हम कहेंगे कि सर जैसे ही हम ये बोल रहे हैं कि M2 रुका हुआ है तो हम उसके साथ साथ एक बात और बोल रहे हैं, क्या? कि सर M2 अगर रुका है तो M1 भी रुका रहेगा, M1 अगर रुका है तो बड़ा M भी रुका रहेगा। हाँ या ना? डन? ठीक है। और अगर ये सब रुके हुए हैं तो एक बात सोच के बताना कि M1 के FBD पे T इज इक्वल्स टू F1 है और M1 रुका हुआ है, और M2 के FBD पे भी T इज इक्वल्स टू F2 है, ये भी रुका हुआ है। तो बेटा F1 इज इक्वल्स टू F2 आ गया ना? समझ में? तो F1 इज इक्वल्स टू F2 आ गया। हम कहेंगे कि सर ये सिचुएशन भी संभव नहीं। क्लियर? तो अगली है कॉमन सेंस की है, क्या? कि सर M2 चलने लग गया और M1 M के ऊपर है, बैठा हुआ है चुपचाप। ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। कैसे? देखो, अगर M2 चलने लग जाए तो M2 के नीचे लगेगा 15 का फ्रिक्शन, ठीक है? उसका दुगना हुआ 30। तो यहां पे M1 और M के बीच में क्या 30 का फ्रिक्शन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 60 है, तो 30 तो लगने में क्या दिक्कत है? क्लियर हो गया सबको एक साथ? हाँ या ना? तो हम क्या कहेंगे कि सर जो कंडीशन इस चीज को सेटिस्फाई करती हुई दिखने लग रही है, तो नहीं, स्ट्रिंग कैसे स्लैक होगी? ध्यान से देखो, वही तो आप लोगों को पिक्चर डेवलप करनी पड़ती है भाई दिमाग में। देखो, M1 M के ऊपर रखा गया और M ऐसे चलेगा अभी, ठीक है? तो M1 और M के बीच में क्या कोई रिलेटिव मोशन हुआ? नहीं हुआ। तो इनके बीच में कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक, ठीक है? लेकिन जो M2 है, M2 इनके साथ साथ स्लिप करते हुए चलेगा, ठीक है? तो M2 के साथ हो गया काइनेटिक और M1 के साथ हो गया स्टैटिक। क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। देखो कैसे आंसर आ गया। आंसर ये आ गया कि मैं इसका एफबीडी बनाऊं अभी फटाफट से। इस तरफ T, इस तरफ पीछे की तरफ इसका फ्रिक्शन डायरेक्टली 15, करेक्ट? ऊपर वाले पे ये क्वेश्चन बेटा उसी को ही समझ में आया है जिसने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। ध्यान रखना ये बात, जिस बंदे ने इस क्वेश्चन पे सोचा है वो ही मेरी बातों को पकड़ पाया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप ना बस आओ क्लास में बैठ कर देखो और आपकी समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये सर क्यों बताने लग रहे हैं इतनी सारी बातें। आपको यही समझ में नहीं आया कि सर ने बताई क्यों है दो दो तीन तीन बातें। ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आई होंगी जिन्होंने इस क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाया है कि अच्छा, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये के डाउट आए होंगे कि अरे अच्छा ऐसा था क्या, ऐसा था क्या। अब आपके सारे क्लियर हो गए कि हाँ सर ने ये केस ले दिया, ये केस ले दिया, ये केस ले दिया। अरे ये भाई रिटर्न पेपर है, इसमें टाइम ज्यादा रहता था। ये क्वेश्चन के लिए लगभग 10 मिनट का टाइम रहता था, ठीक है? ये कैपिटल M हो गया, ठीक है? ये कैपिटल M, ये हो गया M1,
इस पे टेंशन लगी टी पीछे की तरफ, यहां पे फ्रिक्शन डायरेक्टली लिख दो, अभी 30 लग रहा है, तो वो फ्रिक्शन इस पे 30 लगा पीछे की तरफ, इस पे आगे की तरफ एफ फोर्स लगी। खेल खत्म, पैसे हजम हो गया। क्या लिखूं मैं इसमें, एक्सेलरेशन इसका ए। अब एक बात बताना मुझे ध्यान से सोच के, बेटा अगर ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये दोनों भी कितने से चल रहे होंगे, ए से। सिंपल, क्योंकि उनके पीछे पीछे चल रहा है ना। आप समझो, आप इस क्वेश्चन का डायग्राम देखो, इस तरीके से फील लेने लगो, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि जो ये M1 है ना, ये M के साथ चिपक गया, M1 M के साथ चिपक गया। तो अब आप सोचो कि क्या मैं कह दूं M2 उतनी है स्पीड से चलेगा जितने से M चलेगा। डन, ठीक है। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो गया, ए आगे की तरफ। इक्वेशन लिखी मैंने, इक्वेशन क्या लिखी गई, T-15 इज इक्वल टू, जो भी इसका मास था, इसका मास था कितना 5a। फिर इस पे आए हम लोग, इस पे आए तो मैंने ऊपर वाले का एफबीडी बनाया, ऊपर वाले ने क्या बताया मुझे, 30 माइनस टी इज इक्वल टू M1 की वैल्यू है शायद 20 इंटू ए, ठीक है। और फिर M का एफबीडी बनाया, आगे की तरफ F, पीछे की तरफ 30, एक्सेलरेशन है। सोल्व ऑल दीज थ्री इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। ठीक है सर, M1 काइनेटिक और M2 स्टैटिक नहीं हो सकता, आप खुद से सोचो बेटा, अगर आपको लगता है वैसा हो सकता है तो मुझे बता देना। ये डाटा देखो, ठीक है। इस डाटा में आपको क्या दिखने लग रहा है, इस डाटा में क्लियरली दिखने लग रहा है कि ये 15 है और ये 60 है। आप कहने लग रहे हो कि सर ये काइनेटिक हो जाए और ये स्टैटिक रहे, ठीक है। तो नींद में मत रहा करो, थोड़ा सा देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ, इन द फिगर शोन द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज दिस, इफ ए इज स्लाइडिंग ऑन बी देन द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज। यहां पे दिया हुआ है कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ ए इज दिस, इफ ए इज स्लाइडिंग ऑन बी देन द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज। एक सिंपल सी बात करें क्या, कि बेटा ये है ए का नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। बी का एक्सेलरेशन आपको पता करना है, तो आप तो ऐसा करो ना कि देखो, ए है 15 i का प्लस 15 j का, मतलब कंफर्म है कि ए ऐसे चलता जा रहा है, तभी तो आएगा 15 i का पॉइंट 15 j का, करेक्ट। अब ए ऐसे चलता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी किस तरफ चलता जा रहा होगा, इस तरफ। समझ में आया, क्योंकि जब ये इस तरफ चलेगा जब ही तो वो चीज ऊपर की तरफ चढ़ सकती है, अगर वो चीज नीचे की तरफ आती तो ये लेफ्ट की तरफ जाता है, सॉरी राइट की तरफ जाता है। अभी इसका एक्सेलरेशन मान लिया मैंने सिर्फ ए, और ये तो ऑब्वियस सी बात है इसका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ठीक है। नहीं बेटा उन्होंने कुछ नहीं दिखाया हुआ, मतलब कि हमें इन दोनों को ही सोल्व करना है बस, ठीक है। अब ये इस तरफ है, अब जैसे ये दिखाया हुआ है इस तरफ एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा कि सर अब देखो कि जो ये ए है, अगर मेरे रिस्पेक्ट से देखो बी के रिस्पेक्ट से, तो बी के रिस्पेक्ट से तो बेटा ए इस लाइन के अलोंग चलता दिखना चाहिए, क्योंकि भाई बी पे बैठोगे तो इस लाइन के अलोंग जाएगा ना। अगर आप बी पे बैठोगे तो बी पे बैठ के तो आपको इस तरफ चलता हुआ दिखेगा, क्लियर है ये बात तो, है ना। अब मैं क्या कहूं, मैंने कह दिया मैं बी पे बैठ गया, अब जैसे मैं बी पे बैठा तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो कितना आएगा, वो आएगा 15 i कैप प्लस 15 j कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है माइनस ए आई कैप, आया ना, कितना है माइनस ए आई कैप, तो मैं कहूंगा माइनस ए आई कैप।
तो ये नेट वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों? ये बनेगी 15 प्लस ए आई कैप प्लस 15 जे कैप। यहां तक क्लियर हुआ? अब जैसे ये क्लियर हुआ तो बस खेल खत्म। कैसे भाई? ये बेटा ये जो चीज है, ये चीज 15 प्लस ए आई कैप प्लस 15 जे कैप, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक्सलरेशन है ए का विद रिस्पेक्ट टू बी? मतलब कि अगर कोई बी पे बैठा है तब उसको जो दिख रहा है वो ये है। क्या मैं कह दूं बेटा कि बी पे बैठने वाले बंदे को तो सर एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में दिख रहा है, एक्सलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और उसका एंगल दिया 37 डिग्री। हाँ या ना? तो मतलब जो बी पे बंदा बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन का जो टेन थीटा आए वो 1037 के बराबर रहना चाहिए। हाँ या ना? करेक्ट। जो इस पे बैठा है उसके अकॉर्डिंग तो एक्सलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में गया। ये डायरेक्शन मतलब कि 37 डिग्री। मतलब कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो इट शुड बी 1037। डिवाइड कर दिया मैंने। 15 प्लस ए अपॉन 15, सॉरी बेटा उल्टा लिख गया मैं, है ना? y बाय एक्स लिखना मैं, y बाय एक्स। तो y बाई एक्स लिखूंगा तो मेरे पास y कितना है, दैट इज 15 बाय x कितना है 15 प्लस a is equals to 1037, that makes it 3/4. Solve and get the answer। a की वैल्यू शायद 15, जो भी कुछ आनी है वो आ जाएगी, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, 5, 5 आएगी शायद, है ना? हाँ 5। क्लियर है सबको? डन। चलो भाई, तो ये हो गया अपनी शीट का डिस्कशन। मैं HCV खोल देता हूँ एक बार। HCV को निपटा देते हैं अभी, है ना? अगली क्लास में रेस कर लेंगे सारी। हाँ भाई 20 तक हम लोग कर ही चुके थे। ठीक है, 21 में देख लेते, 21 में क्या दिया हुआ है? 21 में दिया गया था फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन द फिगर इज म्यू, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप। खत्म। अगर उसने यही बोल दिया कि इट शुड नॉट स्लिप तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे देखो सर पहले मैन का एफबीडी बनाते हैं। मैन का एफबीडी में क्या क्या दिखेगा बेटा? ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg, यहाँ पे लगा नॉर्मल, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में लगा है। अब वो का वो एफबीडी नीचे के प्लैंक का बना दो। प्लैंक पे क्या दिखेगा? जो ऊपर की तरफ एन लग रहा था वो इस प्लैंक पे नीचे की तरफ एन, जो ग्राउंड एन लगाएगा वो हो जाएगा N1, ठीक है, और आगे की तरफ टेंशन T। ठीक। अब द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर, मतलब कि यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तभी तो जब ये टी आगे की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है। उसने बेटा एक सिंपल सा कॉमन सेंस का सवाल पूछा कि ये स्लिप नहीं करना चाहिए। हम कहेंगे स्लिप ही नहीं करना तो डायरेक्टली लिमिटिंग केस लेकर सोल्व करो, एफ की वैल्यू लिखो म्यू इंटू N1। करेक्ट। म्यू की वैल्यू लिखो म्यू इंटू N1। N1 की वैल्यू यहां से आपके पास आई रखी है एंड टी शुड बी इक्वल टू एफ। खत्म। सोल्व, यू विल गेट द आंसर। हाँ mg छूट गया भाई प्लैंक का। बहुत अच्छा बेटा। ठीक है। 24, 22, 22 में क्या दिया हुआ है? 22 में दिया गया है, अरे ये नहीं खुलना चाहिए, ये आप लोगों काम की चीज नहीं है।
देखो अगले में दिया गया है कि ए 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ 4 kg ब्लॉक, बोथ आर प्लेस। ये तो आसान है, ऐसे तो हमने 1000 क्वेश्चन कर दिए थे। नहीं, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम तो फटाफट से आप लोग कर दो। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम कर पाए क्वेश्चन नंबर 23 या अटक गए? ठीक है, बता दे रहे हैं, एक बार देख लो, इसको बता देता हूं मैं। यहाँ देखो 23 बता दे रहा हूं मैं। 23 से पहले अगला बता दे रहा हूँ, फिर 23 पे आ जाते हैं। देखो 24 में दिया हुआ है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, उसको बता रहा हूं मैं। 24 में दिया था द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक शोन इन द फिगर इज म्यू बट द फ्लोर इज स्मूथ, व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना बेटा, कॉमन सेंस से बताना। ये एफ अगर इस तरफ लगा रहा है तो टेंशन पीछे, निचले वाले पे टेंशन इस तरफ। वो चाहता है कि स्लिपिंग ना हो, लेकिन ये मूव करने के लिए तो तैयार है, हाँ या ना? अगर ये मूव करने के लिए तैयार है, ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो बताओ क्या होगा, टी इस पे आगे की तरफ लगेगा तो ऊपर वाला ब्लॉक इस पे एफ पीछे लगाना चाहिए, करेक्ट। और ऊपर वाले ब्लॉक पे ये निचले वाला फ्रिक्शन ऐसे पीछे लगाना चाहिए। खेल खत्म। टी इज इक्वल्स टू एफ, और ऊपर वाले में क्या है, एफ इज इक्वल्स टू टी प्लस एफ। ये ऊपर वाले की इक्वेशन है, निचले वाले की इक्वेशन है। एफ की वैल्यू आपको पता ही, म्यू इंटू एम जी। ठीक है। Suppose the entire system of the previous question is kept inside an elevator which is coming down with an acceleration a less than g। क्या हम कहते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक लाइन का सवाल आता है क्या? g को किससे रिप्लेस कर देंगे? g इफेक्टिव से। बस आपको उतना करना है। जो आपके आंसर में g की वैल्यू आई उसको उठा के g इफेक्टिव से रिप्लेस कर दो। g इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ये पूरे का पूरा सिस्टम कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a है, तो g इफेक्टिव कितना हो जाएगा? g माइनस a। क्लियर? मैंने सिखाया है जी इफेक्टिव निकालना। जी इफेक्टिव सिंपल सा रहता है, उसके फ्रेम में बैठो और mg और सूडो फोर्स का रिजल्टेंट जो रहता है उसको हम m इंटू जी इफेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? याद होगा ये तो आप सबको। या ऐसा बोल दो कि उसके फ्रेम में बैठो और जो ए है, जिस तरफ सूडो फोर्स लगी है उस तरफ ए लो और जी लो, उन दोनों का रिजल्टेंट जी इफेक्टिव रहता है। बताइए बात मैंने। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए अगर नहीं भी समझ में आए तो। लेकिन एक बात है, सिंपल सी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट आप तो एक ऐसा मान लो कि भाई जहां पे भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ना, तो Q इंटू ई एक फोर्स के टाइप का काम करता है, तो नॉर्मल घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो अभी। आपके वैसे भी काम का नहीं है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है। 27th में क्या दिया? 27th में दिया हुआ है ए ब्लॉक ऑफ मास m slips on a rough horizontal table under the action of horizontal force applied, the coefficient of friction between the block and the table is mu, the table does not move on the floor, find the total friction force applied by the legs of the floor। कितना होगा बेटा? डायरेक्टली उसी के बराबर तो होगा ना। ठीक है, ये है हम क्या कहेंगे, ये आगे की तरफ चल रहा है, इस पे जितना फ्रिक्शन तो एक्शन रिएक्शन पे, इस पे फ्रिक्शन तो ग्राउंड पे भी उतना ही फ्रिक्शन होगा। करेक्ट, ये एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन हो गया जिस क्वेश्चन में हमने वो किया था। नीचे एक ब्लॉक रखा था, मैंने कहा था बताओ कितनी फोर्स लगाएं कि ब्लॉक चल पड़े। फिर आप लोगों ने कहा था सर कितनी फोर्स लगा लो, निचला ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि उसमें जो ऊपर की तरफ लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन था वो नीचे के मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम था। याद आया? बच्चे कहेंगे अरे सर आपको याद रहता, हमें थोड़ी ना याद रहता। 28 हम लोग कर चुके हैं, है ना? 29 भी कर चुके हैं। 30 देखो, 30 में बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये बंदा है, ठीक है। इस बंदे को अभी अपने आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? ऐसा तो कई बार आपने भी देखा होगा, एटलीस्ट कहीं और नहीं तो मूवीज में तो देख ही लिया होगा, है ना?
खुद ने दिमाग ना लगाया, मूवीज तो देख ही लेते हैं हम तो, उनमें देख ही लेते हैं कि कई बार इस तरीके के सीन आते हैं कि वो ऐसे ऐसे दीवार पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कारण क्या है? सिंपल सी बात है बेटा कि देखो नीचे की तरफ mg लगेगा, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगना चाहिए, एक F यहां पर, एक F यहां पे। ठीक है, अब आप देखो कि उसमें वो क्या करने लग रहा है कि assume that the friction coefficient between his body and the wall is 0.8 and that limiting friction acts at all the contact। तो मतलब कि दोनों तरफ 0.8 0.8 ही है। ठीक है, अगर दोनों तरफ एक 0.8 0.8 है दोनों तरफ, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सर ये वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना बेटा, कि अब उसके वेट के कारण नॉर्मल नहीं आएगा। नॉर्मल कैसे आएगा? नॉर्मल आएगा जो वो हाथ से ऐसे धक्का दे रहा है उसके कारण। समझ में आ गया? जैसे दीवार पे हमने वो ब्लॉक्स को रोकने वाले क्वेश्चन किए थे, एग्जैक्टली वैसे सिचुएशन है कि ये बंदा अभी अपने हाथ से ऐसे धक्का दे रहा है, तो जो ये ताकत लगाएगा उस ताकत के कारण नॉर्मल जनरेट होगा यहां पे। और क्लियरली बात है बेटा कि इन दोनों नॉर्मल्स को सेम रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों नॉर्मल सेम नहीं रहेंगे, अरे लेग हैंड सब आ गए उसी के अंदर, तो ये दोनों नॉर्मल अगर सेम नहीं रहेंगे तो बंदे का मोशन होना चाहिए इस डायरेक्शन में, जो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? दोनों नॉर्मल सेम है। और कितने रहेंगे वो नॉर्मल? ऑब्वियस सी बात है, जितनी वो ज्यादा ताकत लगा पाएगा उतना ज्यादा नॉर्मल वो बना पाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये मान लो ये फोर्स है एफ, जो ये ताकत लगाने लग रहा है, तो यहाँ का नॉर्मल भी एफ, यहाँ का नॉर्मल भी एफ, और यहाँ का नॉर्मल भी एफ। मतलब कि देखो एक बात बता रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, ये हाथ और पाव को मैं कंबाइन बना के एफबीडी बना रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया ना? इन दोनों को मैंने इकट्ठा एफ इस तरफ लिया हुआ है, यहाँ पे बैक को इकट्ठा एफ लिया हुआ है। क्लियर है ना? ठीक है, कभी सोचने लग जाओ एफ यहाँ पे, एफ यहाँ पे, 2f ये हो गया, एफ इस तरफ, ऐसा कैसे हो गया? ठीक, वो मैंने कंबाइन इकट्ठा करके एफ इस तरफ दिखाया और ये कंबाइन इकट्ठा एफ इस तरफ दिखाया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इस जगह पे कंबाइन फोर्स कितनी लगेगी? मैक्सिमम म्यू इंटू एफ, ये हो गया लगने वाला फ्रिक्शन इंटू 2 टाइम्स, क्यों? एक ये और एक ये। क्लियर है टोटल? तो ऊपर की तरफ टोटल हो गया 2 म्यू एफ, और नीचे की तरफ हो गया कितना? mg। खत्म, एफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर हैंड का नॉर्मल और पैर का नॉर्मल सेम हो, क्या ये कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। नेट इसीलिए तो मैंने एफ बोला भाई। आप यहाँ पे मान लो F1 होता, यहाँ पे F2 होता, और इस तरफ से नेट लगने वाला F होता, तो आप क्या लिखते हैं? म्यू इंटू F1, यहाँ पे लिखते हैं म्यू इंटू F2। तो जब कॉमन लेते तो म्यू इंटू F1 प्लस F2 वो कितना हो जाता है? F के बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, जिसका भी डाउट था। क्वेश्चन नंबर 31। टू कहां से आया? टू यहां से आया ना भाई। एक तो हाथ और पैर, मतलब कि राइट हैंड साइड में जो जो चीजें उसकी दीवार को टच कर रही है वहां पे फ्रिक्शन, और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो उसकी बैक टच करने लग रही है वहां का फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसलिए 2 टाइम्स हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, अगला देख लो। अगले में क्या कहेंगे? अगले में हम कहेंगे कि फिगर शोज ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम केप्ट एट द लेफ्ट एंड ऑफ अ लार्जर ब्लॉक ऑफ मास एम and length L. The system can slide on a horizontal road. The system is started towards right with an initial velocity v. The friction coefficient between the rod and the bigger block is mu, and that between the block is mu2. Find the time elapsed before the smaller block separates from the bigger block. एक देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ना ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि सर जो m है ना, बड़ा m है, बड़े m के रिस्पेक्ट से छोटा m आगे ही गया। कारण क्या है? कारण है कॉमन सेंस। कैसे? कि देखो बेटा यहां पे उन्होंने जो चीज पूछी हुई है, ठीक है,
उसके अकॉर्डिंग हम यही कहेंगे कि सर वो आगे जाएगा तभी हम उसको गिरता हुआ मानेंगे, अगर पीछे जाता अगर हम उसको गिरता हुआ मानेंगे टाइम 0 ही हो जाएगा। ठीक है। अब अगली चीज, ये तो था लॉजिक से, अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे आया, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो दिया हुआ है कि द सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, मतलब कि पूरे के पूरे सिस्टम को v से धक्का दिया, समझे? पूरे के पूरे सिस्टम को v से धक्का दिया, मतलब कि दोनों की एक साथ स्पीड v है, तो दोनों के बीच में क्या कोई फ्रिक्शन लगेगा स्टार्टिंग में? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। ठीक है। लेकिन जैसे ही जो निचले वाला है वो तो धरती पे रखा गया है, अब जैसे ही निचले वाला धरती पे रखा गया, धरती पे तो फ्रिक्शन है और धरती तो रेस्ट पे है, तो धरती तो कहेगी कि भाई कहां चल दिया, क्योंकि धरती तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। तो धरती एक इस पे फ्रिक्शन लगाएगी सबसे पहले एफ ऐसे। ठीक है। तो इसके कारण से इमीडिएटली निचले वाले ब्लॉक की स्पीड क्या होने की कोशिश करेगी? कम। समझ में आ गया? और जैसे निचले वाले की स्पीड कम होने की कोशिश करेगी, ऊपर वाला क्या कहेगा उसको? हाँ, आगे चल मेरे साथ। समझ में आया? तो ऊपर वाला निचले वाले को अपने साथ आगे ले जाना चाहेगा क्योंकि उसके पास स्पीड है, और इसकी स्पीड कम होने लग गई है नीचे से ग्राउंड के कारण। तो इसका मतलब क्या होने लगेगा? होने ये लगेगा कि जो ऊपर का ब्लॉक है बेटा, निचला ब्लॉक की क्योंकि स्पीड कम हो गई है, निचला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक को रोकने के लिए उस पर फ्रिक्शन इस तरीके से लगाएगा F1, और वो इसको आगे ले जाने के लिए फ्रिक्शन ऐसे लगाएगा F2। आई होप डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। तो F1 पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा क्योंकि जो नीचे वाला M है वो नीचे वाला M रुकने लग गया है ग्राउंड के फ्रिक्शन के कारण, तो वो चाहेगा कि मैं ऊपर वाले M को भी रोक लूं। तो ऊपर वाले M को रोकने के लिए वो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, और उसका एक्शन रिएक्शन पेयर जो ऊपर वाला जनरेट करेगा कि रुक कहां रहा है, चल आगे की तरफ। ओहो, अरे बेटा क्या लिख दिया मैंने, F1 और F1, क्योंकि बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, क्लियर? तो हम कहेंगे सर ये तो बना FBD है, ये तो क्या बना है FBD। अब आप देखो, आपको यहां से क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको कह रहा था कि ऊपर वाला निचले वाले के रिस्पेक्ट में आगे से ही जाके गिरेगा। ठीक है। अब अगली चीज पे आते हैं, क्या है अगली चीज? अगली चीज ये है कि फाइंड द टाइम इलेप्स बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर वन। हम कहेंगे कि सर क्यों ज्यादा दिमाग खराब किया, ऐसा करते हैं दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना आएगा a1, जो कितना बनेगा F1 अपॉन m1, मैं इसको 1 लिख दे रहा हूं, इसको 2 लिख दे रहा हूं। ठीक है। और जो निचले वाला है सरफेस, जो ये F2 है, ये F2 की वैल्यू कितनी होगी? F2 की वैल्यू बनेगी बेटा μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि इस जगह का नॉर्मल ले रहे हैं हम लोग, तो इस जगह का नॉर्मल लेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू जी, और इस जगह का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने μ2 लिखा है। क्वेश्चन में उन्होंने म्यू और म्यू बाई 2 लिए हुए हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है। तो ये हो गया। F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू जो यहाँ का नॉर्मल इंटू यहाँ का μ1 इंटू n1। ठीक है। और n1 की वैल्यू है कितनी? m1g। तो m1g से m1g m1 कैंसिल हो जाएगा, a1 की वैल्यू तो आएगी μ1 इंटू जी। डन। अब हम चलते हैं कि सर देखो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लिखी हुई है। इसका निचले वाले का FBD देखो आप ध्यान से, निचले वाले पे आगे की तरफ लगा है F1 और पीछे की तरफ लगा है F2। लेकिन हमें पता है कि सर अल्टीमेटली जो M है M2 उसको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड थोड़ी ना चलने देगा, ग्राउंड तो जब तक फ्रिक्शन लगाता रहेगा जब तक वो रुक ना जाए। ठीक है।
तो ग्राउंड उसको लास्ट में रोक के ही मानेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सर वो डी एक्सलरेट वो भी हो रहा है, डी एक्सलरेट ऊपर वाला भी हो रहा है। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी? A2 भी पीछे की तरफ ही आएगा। और कितना आएगा? F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय M2। क्लियर? F2 पीछे की तरफ है, F1 आगे की तरफ था। मैं नेट एक्सेलरेशन कह रहा हूं कि A2 पीछे की तरफ ही है। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन M2। F2 मेरे पास है बेटा, F1 मेरे पास है, दोनों की मैं वैल्यू रखूंगा, मेरे पास A2 आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन का फ्रिक्शन चैप्टर से जो काम था वो हो चुका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का फ्रिक्शन चैप्टर से जो भी काम था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब क्वेश्चन सिंपल सा ये बन चुका है कि मेरे पास एक m1 है, उसकी वेलोसिटी v थी स्टार्टिंग में, और उसका एक्सेलरेशन a1 है जो पीछे की तरफ है μ1g। क्लियर? और मेरे पास एक m2 ब्लॉक है जिसकी भी वेलोसिटी स्टार्टिंग में v थी और इसका भी एक्सेलरेशन है a2 जो कि पीछे की तरफ है ना? अब हमसे कहा गया है कि m2 के रिस्पेक्ट में m1 L कितनी देर में चलेगा। यही तो कहा गया है ना अभी। तो क्वेश्चन तो यही बन गया अपना सिंपल सा कि भाई m2 के रिस्पेक्ट में m1 L कितनी देर में चलेगा, क्योंकि जब L चलेगा तभी तो गिरेगा आगे जाकर। तो हम क्या कहेंगे, नाउ वी विल यूज रिलेटिव मोशन। ठीक है, वी विल सॉल्व एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टू। सब कुछ टू के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो टू के रिस्पेक्ट में मैं लिख देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू विल बी 0। क्यों? क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी v ही थी, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम। ठीक है, दोनों v थे, 0 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो उसमें से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ वन में से एक्सेलरेशन ऑफ टू घटाएंगे। अब आप देखो बेटा, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर A2 डी एक्सेलरेशन बड़ा है A1 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि तभी तो भाई ये रुकेगा, है ना? तो हम क्या कहेंगे कि सर A2 बड़ा है ऑलरेडी। तो अगर A2 बड़ा है तो A2 माइनस A1 माइनस A2 जब मैं करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जो किस तरफ रहेगी, आगे की तरफ। क्योंकि तभी तो निचले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाएगा। समझ में आया? नहीं तो वो तो निचले वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, वो आगे क्यों जाएगा? वो आगे तो तभी जा पाएगा ना जब निचले वाले के रिस्पेक्ट से ऊपर वाले का एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, प्लस एल। टाइम निकालना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। A1 माइनस A2 की वैल्यू यहां से उठा के रख देना, आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, सब कुछ चमक गया? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ चमक गया। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इस पे 23 पे। 23 देख लो। अगर हम 23 को देखें तो 23 में लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे कि फाइंड द एक्सेलरेशन A1 A2 A3 ऑफ द थ्री ब्लॉक्स एज शोन इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। अच्छा, उसने तीनों पे अलग अलग पे अप्लाई कर दी है, तो 3 केस बन गए। देखो मैं समझा रहा हूं कैसे करेंगे हम लोग। जस्ट एक सेकेंड। देखो भाई, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें करने के लिए दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले मैं आपको 2 पे लगा के दिखाता हूँ, फिर 3 पे, फिर 7 पे। अब डायरेक्टली सबसे पहले तो बेटा एफ मैक्स और नॉर्मल्स निकाल दो। यहाँ का म्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो यहाँ का नॉर्मल लिखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 20 इंटू 0.4, तो F1 मैक्स हो गया 4।
ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। यहाँ का नॉर्मल हो गया 50, 50 इंटू 0.3, दैट मेक्स इट 50 इंटू 0.3, 15। करेक्ट, सही है मेरी कैलकुलेशन। हाँ, अब देखो कैलकुलेशन एक बार आप खुद से भी देख लेना। तो इस तरीके से मैंने दोनों सरफेस के मैक्सिमम वैल्यूज लिख दिए। अब जैसे मैंने मैक्सिमम वैल्यूज लिखे, उसके बाद जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, आप तो वो वैसे वैसे करने लग जाओ। देखो, सबसे पहले पूरे इकट्ठे को सिस्टम मानना। सिस्टम मानना तो टोटल मास बना 7, 3, 10 और 2, 12। आगे की तरफ सबसे पहला कर रहा हूं मैं, 2 kg पे मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की। ग्राउंड पे बेटा कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, और सिस्टम पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, एक्सेलरेशन बना 10/12, दैट इज अराउंड 5/6। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि सर आपने हमें सिखाया था कि एफबीडी बनाने लग जाओ। ठीक है, और कोशिश करो उसका एफबीडी बनाओ जिसपे सिर्फ क्या लग रहा हो, फ्रिक्शन। याद आया आपको जो मैंने बात बोली थी? तो मैं कहूंगा कि सर क्यों ना 7 का एफबीडी बनाने से शुरू किया जाए क्वेश्चन को, क्योंकि 7 का एफबीडी बना के अगर मैं शुरू करूंगा तो 7 पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक एक चीज चेक होती जाएगी अपने आप। तो सबसे पहले मैंने 7 का एफबीडी बनाया। मैंने कहा कि देखो 3 और 7 के बीच में फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा होगा F2, क्योंकि जो ये पूरा सिस्टम है ये आगे जा रहा है। 7 को आगे ले जाने के लिए सिर्फ 3 के कारण आगे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन, उसके अलावा कोई और है नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन 5/6। तो F2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहां से 7 इंटू 5/6, दैट मेक्स इट 35/6। करेक्ट। इमीडिएटली चेक कर लो, क्या क्या कर लो इमीडिएटली चेक, कि सर ये जो 35/6 है, ये मैक्सिमम वैल्यू से तो कम है ना। इस सरफेस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 15। अपना आया है 6, 7, 42, 6 के आसपास। तो 6 के आसपास छोटा ही है, मतलब कि प्रोवाइड किया जा सकता। और जैसे ये बात पता चली, खुश हो जाओ, क्योंकि आपको ये चीज पता चल चुकी है कि सर 3 और 7 एक साथ चल रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? जैसे आपने ये चेक किया तो आपको ये समझ में आ गया सर 3 और 7 एक साथ चलने लग रहे हैं। क्लियर? तो जब अभी आप ऊपर एफबीडी बनाओ, तो ऊपर एफबीडी बनाओ तो आप या तो इस F2 की वैल्यू आपके पास जो 35/6 आई है वो दिखा दो 3 के एफबीडी में। 3 के एफबीडी में क्या दिखेगा, 2 के कारण 3 पे लगा आगे की तरफ F1, और ये जो था इसका एक्शन रिएक्शन पेड़ लगा पीछे की तरफ F2। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन आगे की तरफ अभी भी 5/6 ही मान के किया जा रहा। नहीं तो जो मैंने बोला वो क्या, कि सर ये दोनों एक साथ तो चल ही रहे हैं, तो 3 और 7 को इकट्ठा सिस्टम भी मान के कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ना ये बात? क्योंकि हमने इससे पिछले स्टेप में यही प्रूव किया है कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आया वो सही है, तो मतलब एक साथ चल। ठीक है, तो हमने क्या कहा, लेकिन सर अभी F2 तो निकाला ही हुआ है 35/6, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने लिखा F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5/6। ठीक है, जैसे ये वैल्यू रखी तो F1 की वैल्यू आई 35/6 प्लस 15/6, कितना हो गया भाई, 50/6। ओहो, क्या गड़बड़, ज्यादा हो गया, हाँ या ना? ज्यादा हो गया तो मतलब चल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर नहीं चल पाएगा तो ऊपर का ब्लॉक अपना अलग चलेगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, क्या अब ये होगी सिंपल सी बात कि सर ऊपर वाला अलग चलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, क्या, कि सर 7 और 3 एक साथ चलेंगे कि ये भी अलग अलग चलेंगे? उसके लिए कोई डायरेक्ट छोटी बात जो आपको डाटा दे के समझ में आ रही हो? देखो, मैं समझा देता हूँ कैसे सोचते हैं हम लोग। मुझे ये पकड़ में आ गया कि अलग अलग चलेगा अभी, तो 2 kg का एफबीडी बना के उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 2 kg का एफबीडी बनाओ।
2 kg के एफबीडी में आगे की तरफ फोर्स लगी हुई है 10 न्यूटन की, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा हुआ है, क्योंकि अलग अलग चल रहे हैं तो डायरेक्टली 4 का, मास है 2, एक्सेलरेशन कितना हो गया 10-4/2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक माई कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला। अब देखो 3 पे आगे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, जो इस पे पीछे लगी थी, दैट इज 4। हाँ या ना? एक बात बताओ कि जब हमने F1 को 50/6 मानना था, ध्यान से देखो, जब हमने F1 को 50/6 मानना था, जब भी 3 और 7 एक साथ चल दिए थे, करेक्ट है ना भाई? यहां की वैल्यू 50/6 आई थी, उस टाइम पे हमने देखा था ना ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो बेटा 50/6 पे अगर चल दिए थे एक साथ, तो अब तो 4 ही वैल्यू है, 50/6 तो 8 के आसपास रहती है। जब 3 पे लगने वाला आगे की तरफ फोर्स 8 थी, तभी ये एक साथ चल दिए थे, तो 4 पे तो ऑटोमेटिकली चलेंगे, क्योंकि 4 पे तो एक्सेलरेशन और कम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी की अंतरात्मा इसको एक्सेप्ट ना करे, किसी को लगे कि नहीं सर मैं तो चेक करके देखूंगा, तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है, अगेन सोल्व 3 और 7 सेपरेटली। कैसे? पहले हमने ये पता कर दिया कि दो अलग से चला है, ठीक है, अब दो अलग से चल रहा है तो वहां से फ्रिक्शन आ गया 4। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बन गया? आपके लिए क्वेश्चन बन गया ये कि 3 और 7 का मिला के एक सिस्टम है, उस पे आगे की तरफ फोर्स लग रही है 4। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? हम कहेंगे सर अगेन एज्यूम इट एज अ सिस्टम। सिस्टम मानेंगे, एक्सेलरेशन आएगा 4/10, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर हम क्या करेंगे, वापिस से सिर्फ अकेले 7 का एफबीडी बनाएंगे, आगे की तरफ कहेंगे F2 लगा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0.4 है, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 7 × 0.4, दैट मेक्स इट 2.8 न्यूटन। समझ में आ गया? तो 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को भी वैसे ही किया जाता है, जस्ट एनालिसिस लेंदी रहता है, उसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, अब एक बात बता दूं मैं आपको कि इन सब क्वेश्चन को करने में आपको सबसे आसान पड़ेगा 3 kg पे अगर फोर्स लग रही है तो। समझ में? अगर 3 kg पे फोर्स लग रही है तो वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान पड़ेगा, अगर पेपर में कभी आ जाएगा तो। कैसे? क्योंकि अगर 3 kg पे फोर्स लगी ना बच्चों, तो आपको फायदा ये हो जाएगा कि जो ऊपर और नीचे वाले हैं ना, उन पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको जल्दी जल्दी से दिख जाएगी, और उन पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही लगेगा, एक एक। देखो कैसे, जैसे अगर 3 पे फोर्स लगी आगे की तरफ 10 न्यूटन की, तो आप क्या करो, आप देखो, आप 2 का एफबीडी बनाओ, 3 का एफबीडी बनाओ, और 7 का एफबीडी बनाओ, 10 न्यूटन आगे की तरफ लग रही, इमीडिएटली आप क्या कहोगे कि सर 3 आगे जाना चाहता, तो 2 भी उसको रोकने की कोशिश करेगा और 7 भी रोकने की कोशिश करेगा, तो 7 के कारण F2 ऐसे लगेगा, 2 के कारण F1 ऐसे लगेगा, इस पे F1 ऐसे लगेगा, इस पे F2 ऐसे लगेगा, खत्म। दोनों इंडिविजुअली चेक हो जाएंगे आपके। पहला स्टेप क्या, सबको सिस्टम मानेंगे, तो सिस्टम मान के अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ही था, एक्सेलरेशन कितना आया था 5/6। ठीक है, उठा के बेटा एक एक को चेक कर दो, पहले 2 kg वाले को चेक कर दो, 2 kg आगे की तरफ F1, एक्सेलरेशन है 5/6, हम कहेंगे F1 इज इक्वल्स टू 2 × 5/6, कितना हो गया 5/3। 5/3 तो छोटा ही है ना, 4 से तो छोटा ही है, तो मतलब कि चल पड़ेगा ये साथ में। क्लियर है ना? समझ में आया? तो ये चल पड़ेगा साथ में। फिर इसका चेक कर दो, इसमें सिर्फ अकेले 7 का एफबीडी बना दो,
ये भी चल ही पड़ेगा। तो 3 kg पे फोर्स लगी जब दोनों चुपचाप साथ में चल पड़ेंगे, और फ्रिक्शन कितना लगेगा जो स्क्रीन पे लिखे हो फ्रिक्शन लगे। डन, आगे समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से 3 ब्लॉक भी अगर आता है तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब बेटा अपनी रेस बची हुई है 3, ठीक है, उन रेस को अगली क्लास में कर लाना, फिर हम उनका भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।